Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of principles और canons of taxation. यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम जो करों के सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक जो अच्छी कर प्रणाली होती है उसके अंदर जो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो अब लगभग उसी से मिलता जुलता जो ये अपना टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम कर के बारे में जानते हैं। कर जो होता है किसी भी सरकार की जो आय का मुख्य साधन होता है। तो कोई भी सरकार जो होती है जब आय प्राप्त करना चाहती है तो उस अवस्था के अंदर सरकार जो होती है करों की तरफ देखती है। तो कर सरकार के द्वारा लिया जाने वाला वो भुगतान होता है जिसे जनता द्वारा अनिवार्य रूप से सरकार को करना पड़ता है। और ये जो कर होते हैं ये सरकार जो होती है कानून बना करके करों को जो है लागू करती है। तो कर जो होते हैं वो कानूनी रूप से जो है लगाए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जिसके ऊपर ये कर लगाए जाते हैं वो व्यक्ति उस कर को देने से मना नहीं कर सकता, संस्था उस कर की अदायगी करने से इनकार नहीं कर सकती। तो कर जो होता है वो अनिवार्य भुगतान होता है। अब करों के सिद्धांत। वर्तमान समय में जो सार्वजनिक व्यय है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है और इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक से अधिक जो है कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार अगर ये एक्सपेंडिचर करेगी तो सरकार के पास में जो आय के स्रोत इतने कम होते हैं कि कर के अतिरिक्त जो स्रोत होते हैं उनसे सरकार को ज़्यादा आमदनी नहीं होती। तो ऐसे में सरकार जो है करों के माध्यम से जो है आय प्राप्त करती है। लेकिन एक देश में कर के कारण जो भारी असंतोष भी फैल सकता है। तो ऐसे में सरकार को जो है कर जो लगाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत सोच समझ करके जो है कर को लगाना चाहिए। तो इस असंतोष को रोकने के लिए और करों को न्यायपूर्ण बनाने के लिए सरकार को जो है एक कुछ विशेष प्रकार की कर प्रणाली को अपनाना चाहिए। तो ये जो एक विशेष प्रकार की जो कर प्रणाली होती है वो कर प्रणाली जो होती है उसे हम जो है करों के सिद्धांत कहते हैं। तो करों के सिद्धांत जो होते हैं कर लागू करने का ये एक सिस्टम होता है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि करों के जो है कौन कौन से सिद्धांत है। सबसे पहले हम एडम स्मिथ के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं। एडम स्मिथ ने करों के जो है 4 सिद्धांत बताए हैं। इसमें पहला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है सुविधा का सिद्धांत और चौथा जो सिद्धांत है वह मितव्ययता का सिद्धांत। तो अब हम जो एक एक करके जो है इन सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं। पहले समानता का सिद्धांत है। देखिए समानता का मतलब क्या होता है कि सभी को हम जब बराबर जो वो ट्रीट करेंगे तो सभी व्यक्तियों को जब बराबर मान करके कर लगाया जाता है तो उसे हम जो है समानता का सिद्धांत कहते हैं। अब समानता का जो अर्थ है वो कभी भी ये नहीं होता कि सभी व्यक्तियों से एक समान मात्रा में जो वो कर लिया जाए कि अमीर से भी जो आप जो है उतना ही कर ले रहे हो जितना कि आप गरीब से ले रहे हो। ये अर्थ इसका नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ जो ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो कर का भार समान पड़ना चाहिए। अब एक व्यक्ति जो होता है जो काफ़ी उसके पास में धन है, आप उससे अगर अधिक भी कर लेते हो तो उसके ऊपर ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति है उससे अगर आप थोड़ी मात्रा में भी कर वसूल करते हो तो उसके ऊपर अधिक भार पड़ेगा। तो कर की समानता का मतलब ये होता है कि करों का जो भार होता है वो जो है सभी के ऊपर एक समान रूप से पड़ना चाहिए। तो करों के समानता के सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति से समान मात्रा में कर लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति पर कर का भार एक समान होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कर के कारण जो त्याग उठाना पड़ता है वो त्याग की मात्रा जो बराबर होनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो कर देने की योग्यता या क्षमता है उसी के अनुसार जो है व्यक्ति से कर लेना चाहिए। तो ऐसे में सरकार को कर लगाते समय जो समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। और जब एक देश की सरकार समानता के सिद्धांत का पालन करेगी तो उस अवस्था के अंदर जो है अमीरों से अधिक कर वसूल किए जाएंगे और गरीबों से कम कर वसूल किए जाएंगे। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का सिस्टम अपनाया जाता है तो उस अवस्था के अंदर जो है अर्थव्यवस्था में असंतोष नहीं फैलता, बल्कि सभी को ये लगता है कि ये कर तो जो है सभी भुगतान कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो होता है कर जो है अपने ऊपर जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन उसको नहीं लगता, क्योंकि जो कार्य सभी कर रहे होते हैं उसको जो है सभी करना अपना कर्तव्य भी समझते हैं। दूसरा जो एडम स्मिथ ने इसके बारे में अपनी जो परिभाषा दी है या अपने शब्द जो इसके बारे में उन्होंने बयान किए हैं वो ये है कि प्रत्येक राज्य की प्रजा को
सरकार की सहायता के लिए अपना हिस्सा अपनी अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिए। कि सरकार जो होती है वो जनता के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, तो ऐसे में जनता को भी सरकार की मदद करनी चाहिए। जनता को सरकार को जो है अपनी आय का एक हिस्सा देना चाहिए, लेकिन वो हिस्सा जो है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक जो है वो समान रूप से भार लेकर के आई, यानी समानता के अनुसार जो वो कर लगाने चाहिए। तो जो व्यक्ति की जितनी योग्यता है उससे उसी अनुपात में जो कर लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए जो वे क्रमशः सरकार की सुरक्षा में प्राप्त करते हैं। तो जिसकी जितनी इनकम होती है उसी अनुपात में जो कर उनसे लिया जाना चाहिए। तो ये समानता का सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू स्मिथ। आगे निश्चितता का सिद्धांत, एडम स्मिथ ने कहा है कि करों के मामले में निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता का मतलब हम आगे जानेंगे। तो जब एक कर लगाया जाता है और अगर कर के मामले में निश्चितता है तो उस अवस्था के अंदर जो है वो एक देश की जो सरकार होती है उसको भी बेनिफिट होता है और जो कर देने वाले होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है। तो जब करों के अंदर निश्चितता होगी तो उस अवस्था के अंदर जनता को करों का भुगतान करने में समस्या नहीं होगी, और जिस कर के भुगतान करने में लोगों को समस्या नहीं होती उस कर का भुगतान वो आसानी से करते हैं और उसमें वो कर चोरी का प्रयास भी नहीं करते। तो इस मामले में एडम स्मिथ ने क्या कहा है वो देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर देता है वह निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब कर कितनी मात्रा में देना है, एक व्यक्ति को किस रेट से जो है कर देना है उसके बारे में जो है बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, करों का जो भुगतान करने का समय है वो भी निश्चित होना चाहिए कि किस महीने में किस तारीख को तक जो कर का पेमेंट करना है, तो ये भी जो निश्चित होना चाहिए। दूसरा, भुगतान की विधि भी निश्चित होनी चाहिए कि करों का भुगतान जो है वो किस तरीके से करना है, क्या ऑनलाइन पेमेंट करनी है, क्या कैश के माध्यम से कर का भुगतान करना है या चेक के द्वारा कर का भुगतान करना है। इसके अलावा ये भी निश्चित होना चाहिए कि कर जो है वो छोटी छोटी किस्तों में भुगतान करने हैं या कर जो है वो एक साथ उनका भुगतान करना है। तो इस प्रकार से कर की जो विधि है वो भी निश्चित होनी चाहिए। भुगतान की जाने वाली राशि करदाता को भी पता होनी चाहिए और जो दूसरे व्यक्ति है उनको भी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि अगर एक मान लीजिए कि भी मैंने जो है कर पे किया है और मेरे कर के बारे में सरकार आपको नहीं बताती है, तो इसके कारण जनता के मन के अंदर ये हो सकता है कि किसी से तो सरकार कर ज़्यादा वसूल कर रही है, किसी से सरकार कम कर वसूल कर रही है, यानी सरकार अपनी मन मर्जी से जो कर वसूल कर रही है। तो इस भावना को स्पष्ट करने के लिए सरकार को जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले कर की मात्रा कितनी है उसके बारे में जो है अन्य व्यक्तियों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार का सिस्टम होगा तो उसके कारण जो है निश्चितता होगी, और जब इस प्रकार की निश्चितता होगी तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि उसे कितना कर देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो व्यक्ति जो है पहले से जो उस कर की राशि की व्यवस्था करके रखता है। अगर सरकार पहले नहीं बताती और अचानक जो सरकार कर वसूल करने लगती है तो ऐसे में जो व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है कि इन जो मौके के ऊपर हो सकता है उसके पास में इतनी राशि ना हो, तो उस अवस्था के अंदर उसको मानसिक परेशानी भी होती है और इसके साथ साथ व्यक्ति को जो है जुर्माना या सज़ा का भी जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में निश्चितता का सिद्धांत जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो निश्चितता होती है इसके कारण न केवल व्यक्ति को बल्कि सरकार को भी फायदा होता है, क्योंकि सरकार को पहले से ही पता होता है कि उसे किस समय कितनी मात्रा में कर मिलने की संभावना है। तो सरकार भी अपनी आय के बारे में निश्चित होती है कि उसे जो है इतनी आय प्राप्त होगी, तो ऐसे में सरकार जो उसी के अकॉर्डिंग अपने जो है एक्सपेंडिचर या उसका व्यय उसको जो है प्लान कर सकती है। तो प्रत्येक सरकार को कर लगाते समय निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है सुविधा का सिद्धांत। कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए जिससे कि करदाताओं को कर देने में सुविधा रहे, क्योंकि कर पहले से ही भार है लोगों के ऊपर, और अगर उस भार का भुगतान करने में अगर और ज़्यादा असुविधा या कष्ट सहन करना पड़ता है तो उससे वो भार जो है और ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो ऐसे में अगर सरकार को कर देने में जो है कोई असुविधा नहीं होती है तो उस अवस्था के अंदर जो है सरकार के द्वारा सरकार को जो कर का भुगतान किया जाता है वो जनता को ज़्यादा भार नहीं लगता। तो ऐसे में कर की सुविधा के बारे में एडम स्मिथ ने क्या कहा है वो देखते हैं। कर ऐसे समय अथवा इस ढंग से लगाया जाना चाहिए कि इसका भुगतान करना करदाता के लिए सुविधाजनक हो।
तो ऐसे में करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर जो कर होता है वो उस समय वसूल किया जाना चाहिए जिस समय जो है जो करदाता होते हैं उनकी जो है इनकम जो होती है। अब मान लीजिए जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, भारत के अंदर चलो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन जिन देशों के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स है उन देशों के अंदर जो है अगर जो कर है वो उस समय वसूल करना चाहिए जब फसल पक करके तैयार हो जाती है, यानी जिस समय किसान अपनी फसल को बेचते हैं। अगर बीच में कर अगर वसूल किया जाता है तो उस अवस्था के अंदर किसानों के लिए जो है उस कर की व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कर जो है सुविधापूर्ण तरीके से जो है वसूल करने चाहिए, जिसके कारण जो है ना तो कर देने वाले को कोई असुविधा हो और ना ही जो कर एकत्रित करने वाले कर्मचारी है, संस्थाएं हैं या व्यक्ति है, उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। क्योंकि जितनी ज़्यादा असुविधा होती है उतनी ही ज़्यादा जो है कर चोरी की संभावना होती है, क्योंकि उन असुविधाओं से बचने के लिए जो है एक व्यक्ति कर चोरी का तरीका अपनाता है। नेक्स्ट है मितव्ययता का सिद्धांत। करों के मामले में मितव्ययता जो है उसका जो है दो अर्थों में जो है प्रयोग किया जाता है। एक तो एडम स्मिथ ने जो है मितव्ययता का प्रयोग किया है, उसका अर्थ ये है कि कर को एकत्रित जब किया जाता है तो उसमें जो कम से कम व्यय जो है सरकार को करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जो टैक्स वसूल कर रही है उस टैक्स को वसूल करने में सरकार को जो है काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर जो है राशि स्वयं खर्च करनी पड़ती है, कि बहुत अधिक कर्मचारी उसको जो है रखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जो है भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है उसे टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ता है या अपने ऑफिस खोलने पड़ते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए वो जो कर होते हैं वो मितव्ययी नहीं होते, क्योंकि जितनी करों की वसूली होती है उसके जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है सरकार को व्यय के रूप में वापस देना पड़ता है। तो इसके कारण सरकार की जो प्योर आमदनी होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ऐसे में कर जो इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए जिससे कि कर वसूल करने में जो कम से कम व्यय करना पड़े। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो है मितव्ययता का जो है एक अलग अर्थ लिया जाता है। वर्तमान समय के अंदर मितव्ययता का अर्थ है कि कर लगाने से देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, उद्योग और जो व्यापार है उसके ऊपर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर कर लगाने के कारण व्यापार की मात्रा कम होती है, कर लगाने के कारण अगर उद्योगों के अंदर प्रोडक्शन कम होता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होता है, या देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बुरी हो जाती है, तो इस अवस्था के अंदर वो कर जो है मितव्ययी नहीं होगा। तो कर ऐसा होना चाहिए जिसके कारण जो है देश के अंदर उत्पादन, निवेश ये जो है उसमें वृद्धि हो, उपभोग में वृद्धि हो, और साथ ही साथ करों से प्राप्त होने वाली आय भी आने वाले समय में पहले से ज़्यादा बढ़ती जाए। तो इस स्थिति को जो हम मितव्ययता कहते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे कर द्वारा सरकारी कोष को प्राप्त होने वाली रकम के अतिरिक्त कर दाता की जेब से कम रकम निकले। यानी जब एक करदाता कर को देने के लिए जाता है तो उसे केवल कर की राशि का ही भुगतान करना पड़े, उसके लिए अलग से जो है ज़्यादा खर्चा ना हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो हिसार के अंदर है, अगर हिसार में ही उसको जो है कर देने की सुविधा प्रदान की जाती है और वहाँ पर वो सीधा जो अपने कर का भुगतान डायरेक्ट रूप से करता है तो उसको अतिरिक्त कोई भी खर्चा वहन नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है उसे केवल कर का ही भुगतान करना पड़ा, उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को वो जो टैक्स है बम्बई जा कर के अगर भुगतान करना पड़ता है तो एक तो उसको जो है ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस काफ़ी उठाना पड़ता है, दूसरा उसका समय है वो भी काफ़ी ख़राब होता है। तो ऐसे में उसके ऊपर जो है कर के अतिरिक्त अन्य भार भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो ऐसे में कर इस प्रकार से लगाना चाहिए कि करदाता को अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई वहन ना करना पड़े। आगे है करों के आधुनिक सिद्धांत। एडम स्मिथ के अगर आप करों के सिद्धांतों के बारे में देखते हैं तो करों के सिद्धांत जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज भी ये सिद्धांत जो है रेलिवेंट है। लेकिन एडम स्मिथ ने ये अपने जो सिद्धांत दिए थे वो आज से लगभग 200 वर्ष पहले दिए थे। तब से लेकर आज तक जो कर की व्यवस्था उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। देश के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आ चुका है और इन 200 वर्षों के दौरान करों के मामले में जो काफ़ी जो है अनुसंधान किए गए, इसमें जो काफ़ी रिसर्च हुई है। तो इस रिसर्च के कारण जो है अनेक प्रकार के जो कुछ और सिद्धांत हैं उनका भी प्रतिपादन किया गया है, जिनको हम जो है करों के आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। तो करों के आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं अब हम वो देखते हैं। तो इसमें पहला है लोचशीलता का सिद्धांत।
जो भी कर प्रणाली अपनाई जाती है उस कर प्रणाली के अंदर लोचशीलता होनी चाहिए। लोचशीलता का मतलब होता है कि एक बार अगर कोई भी कर लगा दिया तो उस कर के अंदर परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार उसमें जो परिवर्तन किया जा सके। जैसे मान लीजिए सरकार ने जो है एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया, तो और किसी भी कारणवश अगर एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन के अंदर गिरावट आती है, किसानों को नुकसान होता है, तो उस अवस्था के अंदर इस बात का जो प्रावधान उस टैक्स के अंदर होना चाहिए कि टैक्स की मात्रा को कम किया जा सके, ताकि किसानों के ऊपर जो ज़्यादा बोझ ना पड़े। इसी प्रकार से अगर मंदी है, मंदी की स्थिति में अगर उद्योगों को नुकसान हो रहा है और उद्योगों के ऊपर जो कर लगाया जाता है, उस अवस्था के अंदर ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि करों की मात्रा को कम किया जा सके। इसी प्रकार से अगर सरकार को अचानक अधिक मात्रा में आय की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कोई देश के ऊपर वित्तीय संकट आ जाता है या युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो उस अवस्था में सरकार को अधिक मात्रा में जो है वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में सरकार के पास में ये प्रावधान होना चाहिए कि वो कर की मात्रा को बदल करके जो है अपनी आय को बढ़ा सके। तो इस प्रकार से लोचशीलता का सिद्धांत है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा है उत्पादकता का सिद्धांत। करों के अंदर उत्पादकता के सिद्धांत का अर्थ है कि जब कभी भी कर लगाए जाते हैं तो उस कर के माध्यम से जो है एक देश के अंदर जो है उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर जो होते हैं वो अनप्रोडक्टिव हो, कि कर लगाने के कारण देश में उत्पादन में गिरावट आ जाए, कर के कारण जो देश के अंदर लोगों की इनकम में कमी हो जाए, तो उसके कारण आने वाले समय में जो है सरकार को करों से प्राप्त होने वाली आय में और कमी होगी। तो करों के अंदर अगर उत्पादकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है तो ऐसे में लगातार जो है कर की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है, यानी करों से प्राप्त होने वाली आय है वो बढ़ती चली जाएगी। तो उत्पादकता के सिद्धांत का पालन जो है करों के अंदर करना चाहिए। करों के माध्यम से जो है नए नए उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कर लगाती है उसके बाद उसको जो व्यय करती है तो उसके कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी में वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्नता का सिद्धांत। जो अलग अलग प्रकार के कर होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष कर है ये और अप्रत्यक्ष कर है, तो इन करों का जो अलग अलग वर्गों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से कोई जो कर है वो सीमा शुल्क होता है, कोई कर जो है वो वैट होता है या जीएसटी होता है या उत्पाद कर होता है या संपत्ति कर होता है, आयकर होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो कर होते हैं, एक देश की सरकार को अपनी कर प्रणाली के अंदर सभी करों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब एक देश की सरकार के अंदर सभी प्रकार के जो करों को शामिल करने वाली प्रणाली लागू होती है तो उस अवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी कर का अवश्य भुगतान करना पड़ता है। मान लीजिए कि सरकार ने केवल प्रत्यक्ष कर ही लगाए है, तो ऐसे में एक जो समाज का बहुत बड़ा तबका है वो उस कर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो ज़्यादातर इनकम के ऊपर, संपत्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। और ऐसे में जिनकी इनकम अधिक होती है या जिनके पास में बहुत अधिक संपत्ति होती है, केवल वही करों का भुगतान करते हैं, बाकी व्यक्ति से वंचित रहते हैं, उनको करों का भुगतान नहीं करना पड़ता। तो इसके कारण सरकार की इनकम भी कम होती है और इसके कारण व्यक्तियों में असंतोष भी होता है जो करों का भुगतान करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी लोग तो करों का भुगतान कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को जो है करों की जो मिश्रित प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कर जो है शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है सरलता का सिद्धांत। करों के अंदर जो सरलता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। सरलता के सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर को समझना और उसका भुगतान करना आसान होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति कर को आसानी से समझ लेता है और उसका भुगतान उसके लिए सुविधाजनक होता है, सरल होता है, तो व्यक्ति जो है कर का भुगतान जो है वो आसानी से कर देता है। लेकिन अगर कर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ऐसे में जो है व्यक्ति कर चोरी की कोशिश करता है, क्योंकि वो करों के भुगतान से आने वाली समस्या से बचने के लिए कर चोरी का रास्ता अख्तियार करता है। नेक्स्ट है वांछनीयता, कि कर जो होते हैं उसके अंदर वांछनीयता होनी चाहिए। वांछनीयता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि वो जो कर का भुगतान कर रहा है उस कर के भुगतान के कारण देश का विकास हो रहा है। और जब एक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना होती है तो व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से कर का भुगतान करता है। और जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से कर का भुगतान करता है तो ऐसे में व्यक्ति को जो वो कर है वो वजन नहीं लगता, भार नहीं लगता। तो करों के अंदर जो है इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक व्यक्ति स्वेच्छा से जो है अपने कर का भुगतान करे। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। करों के अंदर परिवर्तनशीलता के सिद्धांत का अर्थ है कि आवश्यकता अनुसार करों के अंदर जो है वो परिवर्तन किया जाना चाहिए। अगर एक देश की सरकार को जो है अधिक मात्रा में कर की आवश्यकता है
अधिक मात्रा में आय की आवश्यकता है तो सरकार जो है करों में परिवर्तन करे, और अगर सरकार को करों की मात्रा की कम आवश्यकता है तो ऐसे में सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता के ऊपर कर का बोझ कम कर दे, क्योंकि मुझे अधिक मात्रा में आय की जरूरत नहीं है, या उसकी आय जो है वो अन्य स्रोतों से बढ़ गई है, तो कर वाले स्रोत से जो इनकम है उसमें कमी करते हुए सरकार को जनता को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो इस प्रकार से परिवर्तनशीलता जो है वो सिद्धांत जो है कर के अंदर होना चाहिए। और इसमें ये भी है कि जैसे जैसे एक देश के अंदर आय बढ़ती है वैसे वैसे जो है करों से प्राप्त होने वाली आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। लोकप्रियता का सिद्धांत, एक जो कर होता है वो जनता के बीच में लोकप्रिय होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता के बीच में कोई कर लोकप्रिय नहीं है तो जनता उसका भुगतान नहीं करेगी, ऐसे में कर चोरी की ज़्यादा संभावना होती है। तो लोकप्रिय कर वो कर होता है जो जनता की सामर्थ्य के अनुसार लगाया जाता है, और दूसरा जनता को कर के औचित्य के बारे में भी बताया जाता है कि उनसे कर क्यों वसूल किया जा रहा है। और जब एक बार जनता को उनके कर के औचित्य के बारे में पता चल जाता है, दूसरा उन्हें जो है कर जो है उस कर के से जो इनकम सरकार को देनी है उस मात्रा का अगर उनको पता चल जाता है कि कर का कितना भुगतान करना है, और कर अगर सरल होता है तो वो कर लोकप्रिय होता है। तो इस प्रकार से एक देश की जो सरकार है उसे अपनी कर प्रणाली के अंदर वो तरीके अपनाने चाहिए जिसके कारण कर जो जनता के बीच में लोकप्रिय बने, और लोकप्रिय कर होता है उसका भुगतान अच्छे तरीके से जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है स्वचालन का सिद्धांत। जो कर प्रणाली होती है उसके अंदर जो है इस प्रकार की इनबिल्ट सिस्टम को लागू करना चाहिए जिसके कारण राष्ट्रीय आय में परिवर्तन से जो है सरकार को कर से प्राप्त होने वाली आय में अपने आप परिवर्तन होता चला जाए। और इसी के साथ साथ ये भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर सरकार को अधिक मात्रा में आय की आवश्यकता है तो उसमें जो है अपने आप करों में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि सरकार को अधिक मात्रा में आय की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से कर जो होते वो एक प्रकार से ऑटोमेटिक मोड में होने चाहिए जिसमें जो है अपने आप परिवर्तन होते रहे देश की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार। आगे समन्वयता का सिद्धांत। अब देखिए कि ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर जो है अनेक स्तरों पर सरकार कार्य करती है, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। तो ऐसे में ये तीनों ही कर लगाती है, तो इनमें आपस में समन्वय नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार है वो भी वही कर जनता से वसूल कर रही है, राज्य सरकार भी उसी कर को जनता के ऊपर और लगा देती है, और राज्य स्थानीय सरकार है वो भी उसी कर को जनता से वसूल कर रही है। तो ऐसे में केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में समन्वय होना चाहिए कि कौन कौन सा कर जो वो किस किस स्तर के ऊपर वसूला जाएगा। केंद्र सरकार कौन कौन से कर वसूल करेगी, राज्य सरकार कौन कौन से कर वसूल करेगी, और जो स्थानीय सरकार है उसके हिस्से में कौन कौन से कर की वसूली आती है। तो अगर इस प्रकार की समन्वयता होगी तो इसके कारण जो है कर प्रणाली वो बेहतर बनेगी और जनता के ऊपर जो करों का बोझ भी कम होगा। कुशलता का सिद्धांत। कुशलता के सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि करों की इस प्रकार से वसूली की जानी चाहिए कि उनके अंदर अपव्यय कम से कम हो, कि जब कर वसूल करते समय जितना कर वसूल किया गया है उतनी की उतनी राशि जो है सरकार के खाते में जानी चाहिए, यानी बीच में जो व्यय है वो कम से कम होना चाहिए। दूसरा, कुशलता के सिद्धांत का अर्थ होता है कि करों की जो चोरी है वो रुकनी चाहिए। अगर करों की चोरी होगी तो उसके कारण जो है सरकार को कर से जो है जितनी अनुमानित आय है उससे जो है कम आय की प्राप्ति होगी, और सरकार अपने जो एक्सपेंडिचर उसको ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि जितना वो आय की उम्मीद लगाए बैठी थी उससे कम उसको आय होती है, तो उसके कारण उसे अपने व्यय में भी कटौती करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से कर जो होते हैं उसमें कुशलता होनी चाहिए ताकि कर वसूली से कर देने से जो है कम से कम अपव्यय हो। मूल्यांकन, इसमें हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने टॉपिक किया है वो आपको कितना समझ में आया है, तो उसके लिए आप इन क्वेश्चन के जो है वो जवाब दीजिएगा, इनको तैयार कीजिएगा। सबसे पहले कर का क्या अर्थ है, और दूसरा करों के जो है कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।